My dear friends, welcome to the Prep Journal IS. Today, starting with the most important topic of the day, and that is blue economy. Relevant for GS2 international relation and GS3 economic as well as environment. Economy, blue economy, environment, marine biodiversity protection. नाउ द सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि BBNJ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट 2026 इज गोइंग टू इन्फोर्स इन 2026। 2026 में ही इन्फोर्स हो रही है एग्रीमेंट। जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशनल एग्रीमेंट उस साल इन्फोर्स होती है तो यूपीएससी उस पर जरूर क्वेश्चन पूछता है। एक और इम्पोर्टेंट है कि इंडिया भी साइन कर चुका है इस एग्रीमेंट को, बट 2026 में रेटिफाई करेगा। यहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वी विल लुक फॉर टू एग्रीमेंट, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी एंड बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन BBNJ एग्रीमेंट। नाउ दिस आर्टिकल व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? द PDF of this video will be available on Telegram link. It is given in the channel description box. Now, what is blue economy? Blue economy is sustainable use of ocean resources. Ocean resources का use in such a way that growth in economy happens with protection of the marine biodiversity. एग्जाम्पल में बॉटम थ्रॉलिंग फिशिंग एक्टिविटी वो अनसस्टेनेबल है। उसमें क्या होता है कि बॉटम थ्रॉलिंग में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है कोरल्स का, सी ग्रासेस का, और मोटिलिटी ऑफ नॉन टारगेटेड स्पीसीज उसमें होती है, तो वो नॉन सस्टेनेबल है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी हो गया वो। आर्टिकल स्टार्ट्स विथ 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आवर फ्यूचर सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी लिंक्ड विद द ओशियन रिसोर्सेज एंड फ्रीडम। आवर बट प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि आवर ओशियन, इंडियन ओशियन हैज बिकम वेरी वल्नरेबल। वाई? क्लाइमेट चेंज इज हिटिंग ocean warming and acidification of the seas and sea acidification. Second, sea level is rising and illegal and unregulated fishing is stripping marine life. Cyclone, storm surges. That's why that is the reason Indian Ocean has become most vulnerable region. And now it is responsibility of India to come forward and take leadership. First, take leadership to start cooperation among all the littoral states of the Indian Ocean. Cooperation for the protection and restoration of the Indian Ocean marine biodiversity and sustainable use. Second, क्या कर सकता है इंडिया? To ensure the resilience of all the littoral state of the Indian Ocean by encouraging adaptation, preparedness, by improving early warning system and transfer of technology. And the third, inclusive growth of all the countries around the Indian Ocean. And the two, resilience and inclusive growth. Resilience में भी फाइनेंस एंड फंड एंड टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर की इंपॉर्टेंस है। एडेप्टेशन एंड प्रिपेयर्डनेस में अर्ली वार्निंग सिस्टम का टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके लिए फिर फोर्थ, इंडिया हैज़ टू चैनलाइज द फंड। कहाँ से चैनलाइज फंड करेगा? रिसेंटली ब्लू इकोनॉमी एंड फाइनेंस फोरम BEFF मोनाको में हेल्ड हुआ था। उसने सेटअप किया है एक मरीन बायोडाइवर्सिटी फंड ब्लू इकोनॉमी के लिए, जिससे कि ओशियन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज के लिए $25 बिलियन। रिसेंटली COP30 बेले में हुआ था, उसमें भी एक लॉन्च हुआ है ओशियन पार्टनरशिप एज पार्ट ऑफ बेले एक्शन एजेंडा। उसने भी $20 बिलियन का फंड मोबिलाइज किया है ओशियन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज के लिए और ओशियन रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन के लिए, ओशियन प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ दोनों से फंड को चैनलाइज करे और इंडियन ओशियन रीजनल में वहाँ इसे चैनलाइज करने की बात की जा रही है और फिर इसे रेजिलियंस इंक्लूसिव ग्रोथ इंडियन ओशियन में हो। नाउ नेक्स्ट, दिस आर्टिकल टॉक्स दैट दिस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया दैट द लीडरशिप to ensure the sustainable use of Indian Ocean is in link with the vision of सागर विजन, complement the सागर विजन। सागर विजन क्या बोलते हैं इंडिया का? कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन,
फॉर द पीस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल इन द इंडियन ओशियन, ये भी कॉम्प्लीमेंट करता है। और सेकेंड कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इट इन्हेंसेस द क्रेडिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिया in the international sphere, ocean diplomacy. This all ocean diplomacy will increase the credibility and responsibility. And again, conclusion ends with the where it has started. Our former Prime Minister Pandit Nehru has said, our future, India's future security and prosperity linked with the sustainable ocean. Conclusion में and sustainable development goal. This all. Now we will look after the two law, event clause and BBNJ. Event clause, the event clause was adopted in 1982 and enforced in 1994. Governs the use, right and responsibility of nation over the oceans and the sea. Use, right and responsibility of the ocean, of the nations over the ocean and sea. Freedom of navigation, okay. सबको ओशियन में नेविगेशन का फ्रीडम हो, जिससे कि एक ट्रेड, सारे ट्रेड कर सकें फ्रीडम के साथ। इक्विटेबल यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीसफुल यूज़ ऑफ ओशियन, प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट, एंड इट हैज़ गिवन गाइडलाइंस दैट द अप टू 12 नॉटिकल माइल that will call the territorial sea, 24 nautical miles तक continuous sea and 200 nautical miles तक it will be exclusive economic zone. यहाँ exclusive economic zone तक कोई भी कंट्री का रिसोर्सेज पे राइट होगा, जैसे फिश, ऑयल, गैस, एंड 12 nautical miles तक टेरिटोरियल सी तक सॉवरेन राइट, फुल सॉवरेन राइट होता है। अगेन व्हाट इज BBNJ, जो हाई सी है, बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब 200 नॉटिकल माइल से जो बियॉन्ड सी है, ओपन सी है, उसी के लिए हाई सी ट्रीटी बोलते हैं इसको। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन को हाई सी ट्रीटी बोलते हैं। इट इज़ लीगली बाइंडिंग, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए कि लीगली बाइंडिंग है। एग्जाम में लीगली बाइंडिंग है या फिर नॉन बाइंडिंग है, जो पूछता है, यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया है। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट अडॉप्टेड अंडर द, इट इज़ अडॉप्टेड अंडर द यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के अंडर ही अडॉप्ट हुआ है इसको, लीगली बाइंडिंग, टू इंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एरिया बिलो हाई सी में। एक मरीन डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सस्टेनेबल यूज करने के लिए जो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बना है, उसको ही बोलते हैं हाई सी ट्रीटी या फिर बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन ट्रीटी। 2026 में ये इन्फोर्स होने वाली है। इंडिया अभी तक इसे साइन तो किया है, रेटिफाई नहीं किया है, नॉट एट रेटिफाइड, साइन 2026 में इसे रेटिफाई करने वाली है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि इंडिया एग्रेसिव लेवल पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है। रिसेंटली 20+ हो चुका है, साथ में यूके के साथ रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ बात चल रही है अभी, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, साउदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन, यूएसए। इसमें आर्टिकल में ये कहना है कि अभी तक हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा गेन नहीं किया, रैदर हमने लॉस किया है। ट्रेड इम्बैलेंस हो रही है, डिफिसिट हो रही है, खासकर एशियन के साथ, जापान के साथ और साउथ कोरियन के साथ, जो हमने पास्ट में ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए थे इन कंट्रीज़ के साथ। एग्जाम्पल में कोट है कि 10 बिलियन डिफिसिट था 2017 में एशियन के साथ, जो कि बढ़ के 24 बिलियन डिफिसिट हो गया। क्यों हो रहा है? इसका रीज़न कुछ है कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन हमने वेल डॉक्यूमेंटेड या वेल क्लासिफाइड नहीं इसमें नेगोशिएट किए हैं हमने। नॉन टैरिफ बैरियर पे भी ज़्यादा अच्छा से नेगोशिएशन और क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, हमने इंडस्ट्रीज बॉडी से कंसल्ट नहीं किया कि किस एरिया पे हमें ज़्यादा नेगोशिएट करनी चाहिए ओपन मार्केट को ओपन करने के लिए, और अपने इस एग्रीमेंट को डोमेस्टिक लेवल पर पॉपुलराइज नहीं किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सक्सेस के लिए वन ऑफ द रीज़न है कि स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन, कि किस कंट्री को प्रोडक्ट को बेचने के लिए, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट हमें किस स्टेट में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तो ये स्टेट कोऑर्डिनेशन होगा। अवेयरनेस, कॉमन पीपल में अवेयरनेस हो कि सपोज
किसी कंट्री के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, वहाँ हमें एक्सपोर्ट करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करो इस प्रोडक्ट का, किसी खास प्रोडक्ट का। ऐसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पर पॉलिसी लाई थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक नेगेटिविटी भी है कि इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, और रूल्स ऑफ ओरिजिन डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट रूल्स होते हैं। कौन से रूल्स किस कंट्री के साथ कहाँ एक्सपोर्ट करना है उसका अलग रूल्स हैं। तो एक जो एक्सपोर्टर होता है, कोई सपोज जापान में एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ का अलग प्रोविजन है, वो स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ ओरिजिन या स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन वहाँ का अलग होगा। वही फिर इंडोनेशिया डिफरेंट स्पेसिफिकेशन मांगेगा प्रोडक्ट का। तो एक एक्सपोर्टर को दो कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट देना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वन ऑफ द एग्जाम्पल थी इसका कंसर्न है अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, स्टेट कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा इसके सक्सेस के लिए, एक बेटर नेगोशिएशन करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, नॉन ट्रेड बैरियर पे स्पेशली यूयू के साथ बात करनी पड़ेगी कि या यूके के साथ कि फ्यूचर में आकर आप ऐसा कोई नॉन ट्रेड बैरियर्स लाइक पॉल्यूशन से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई बैरियर्स ना लगा दे हमारे एक्सपोर्ट पे। रूल्स ऑफ ओरिजिन ये रिसेंटली सक्सेस हुआ है, हमने जापान एशियन से सीख कर इसे फॉलो किया था इंडिया यूए एग्रीमेंट में, ये सक्सेसफुल हुआ है कुछ हद तक इंडिया के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू रिटेल इन्फ्लेशन मूव अप मार्जिनली टू 0.7% इन नवंबर। रिटेल इन्फ्लेशन जो CPI को बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि इंक्रीज हुआ है, 0.7% हो चुका है CPI नवंबर में, जो कि पहले था 0.25, हिस्टोरिकली लो था। नाउ इट हैज़ लिटिल इम्प्रूवमेंट टू 0.7%। इन्फ्लेशन इज measured by CPI, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कंपाइल्ड बाय NSO। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ ये लो इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए दो एरिया इंपॉर्टेंट है, CPI एंड WPI, जिसमें CPI में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI, और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर लेवल पर होता है, रिटेल लेवल पर। फाइनल ट्रांजैक्शन, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन, वहीं पे NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड इन दिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देन इसमें फूड का कंपोनेंट हाई होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट हाई होता है। RBI इन्फ्लेशन के लिए इसको यूज़ करता है, CPI को इसे नहीं यूज़ करता है। एक क्वेश्चन था कि क्यों यूज़ करता है RBI CPI को इन्फ्लेशन के लिए, क्योंकि ये कंज्यूमर को मोस्टली कंज्यूमर को इम्पैक्ट करता है, फूड में, एनर्जी में। तो इन्फ्लेशन RBI क्यों मेज़र करे, ऑल ओवर इंडिया में इन्फ्लेशन क्या इम्पैक्ट कर रही है उसी को मेजर करने के लिए। तो कंज्यूमर को जो इम्पैक्ट करेगी उसे ही एज अ मेज़र के लिए यूज़ करेगी RBI, इसलिए CPI को यूज़ किया जाता है। नाउ लो इन्फ्लेशन अभी रिसेंटली चल रहा है, उसका यूज़ क्या है, उसका बेनिफिट, प्रो एंड कॉन्स देखते हैं, 2-3 पॉइंट। इम्प्रूव्स रियल इनकम स्पेशली फॉर द पुअर हाउस होल्ड। लो इन्फ्लेशन रियल इनकम कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे, इसलिए कि एक नॉमिनल इनकम हुआ। नॉमिनल इनकम मतलब कि आप 100 रुपया अर्न कर रहे हैं, 100 रुपीज़, ये नॉमिनल इनकम हो गया, नॉमिनल इनकम हो गया। अब अगर इन्फ्लेशन 5% इन्फ्लेशन होता है तो आपका रियल इनकम क्या हुआ, 100 - 5, 95 रुपीज़ आपको रियल इनकम हो गया। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 2 ही है, 2% तो आपका रियल इनकम क्या हो गया, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, 100 - 2, 98। मतलब आपका रियल इनकम बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन कम रहा है। तो इसलिए स्पेशली द पुअर हाउस होल्ड के लिए इजी है कि रियल इनकम इंप्रूव हो जाता है, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, रियल इनकम इंप्रूव हो जाता है। अब दूसरा इसका पॉजिटिव बेनिफिट होता है, गिव्स पॉलिसी स्पेस टू द RBI। अगर इन्फ्लेशन कम है तो RBI अपना मॉनेटरी पॉलिसी को, जैसे मॉनेटरी रेट को इंक्रीज कर सकता है। रेपो रेट रिसेंटली RBI ने रिड्यूस किया था, क्यों रेपो रेट रिड्यूस इसलिए किया था क्योंकि फ्लो ऑफ
लेंडिंग रेट रेड्यूस हो, लेंडिंग रेट रेड्यूस होगा तो इंडस्ट्रीज़ या बिजनेसमैन लोन ज़्यादा ले पाएंगे, उससे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होगा, इन्वेस्टमेंट होगा और इंडस्ट्री ग्रो होगा, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। तो इससे फियर नहीं होगा गवर्नमेंट आरबीआई की मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज होने, मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी लो है, तो कुछ हद तक मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज किया जा सकता है। तो ग्रोथ के लिए ये आरबीआई स्पेस देता है आरबीआई को ग्रोथ पॉलिसी को फॉलो करने के लिए और रेपो रेट को डिक्रीज करने के लिए। नाउ कंजप्शन लेड ग्रोथ हो सकता है, जब प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर लेड ग्रोथ होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड उसका ज़्यादा होता है। निगेटिव है कि एक्सट्रीमली लो इन्फ्लेशन में सिग्नल वीक डिमांड, जब बहुत ज़्यादा लो होता है, एक आरबीआई का गाइडलाइंस है कि ±2 हो, 4 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहे। अगर एक्सट्रीमली लो होता है तो इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, जब वो सिग्नल करता है वीक डिमांड, जब वीक डिमांड किसी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा कम होता है तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, उसको कम प्राइस में उसको बेच देते हैं, प्राइस कम करके, तो वो सिग्नल कर सकता है वीक डिमांड। रिस्क ऑफ डिफ्लेशनरी प्रेशर, ये डिफ्लेशन की तरफ जाने का एक रिस्क हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि फार्मर्स इनकम में बी अफेक्टेड बाय प्रोलॉन्ग्ड फूड इन्फ्लेशन। सीपीआई में फूड का इन्फ्लेशन होता है, अगर फूड का प्राइस कम है, इन्फ्लेशन कम है, तो फार्मर का अर्निंग कैसे होगा? फार्मर तो अपना क्रॉप बेचकर अर्न करता है, और फूड इन्फ्लेशन बहुत कम है, राइस बहुत कम हो रहा है स्लोली, तो इनकम, फार्मर की इनकम पे भी इम्पैक्ट करता है ये। देन ओके, 2 and 3 points we have done, pros and cons लो इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसस 2027। रिसेंटली yesterday गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड फॉर कंडक्टिंग सेंसस 11,718 करोड़ का फंड रिलीज हुआ है सेंसस 2027 को कंडक्ट करने के लिए। ये सेंसस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि दिस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस विच विल इन्यूमरेट कास्ट। ये पहला डिजिटल होगा और पहला बार कास्ट को भी जोड़ा जाएगा इस सेंसस में। सेंसस को अंडर सेंसस एक्ट 1948 इसे कंडक्ट करती है रजिस्टर्ड जनरल एंड सेशंस कमीशन ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री के अंदर होती है। वन मोर पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसका यह है कि नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इसेंशियल फॉर द आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 डिलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। इससे क्या है कि फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको रेशनलाइज करना है, सीट को जो रेशनलाइज करना है, जो ST SC को रिजर्वेशन है, रिसेंटली जो 106 अमेंडमेंट हुआ था वीमेंस रिजर्वेशन के लिए, वो भी डिपेंड करता है सेंसस पे ही, कितना सेंसस के बाद ही वो भी इम्प्लीमेंट होगा, वीमेन रिप्रेजेंटेशन का जो बिल है वो। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रेशनलाइज करने के लिए, सीट को रेशनलाइज करने के लिए, पॉलिटी पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि एविडेंस बेस्ड डेटा पॉलिसी बनेगी। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनेगी, फॉर्मेशन पॉलिसी का जो फॉर्मेशन होगा वो डेटा बेस्ड होगा, तो इसमें सोशल जस्टिस होगा, टारगेटेड सर्विस डिलीवरी होगा वेलफेयर के लिए। तो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डेटा मिलेगा, डेमोग्राफिक डेटा सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, टारगेटेड बेस्ड सर्विस डिलीवरी, वेलफेयर। नेक्स्ट आर्टिकल इज नेवर राइट ऑन एनीथिंग सब जुडिस। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का कहना है। एडवाइज्ड अगेंस्ट द पब्लिकेशन, बस ये जजमेंट कोई नहीं है, ये बस मीडिया सेक्शन को एडवाइजरी नोटिस जारी किया गया है कि आप कोई भी केसेस जो पेंडिंग है कोर्ट में, उसके अगेंस्ट ज़्यादा एग्रेसिव लेवल पर पब्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि जुडिशरी को भी नुकसान होता है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी की लॉस होती है, और प्रेशर मिलता है, इंस्टीट्यूशन को प्रेशराइज किया जाता है इसके थ्रू। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस द फ्रीडम ऑफ स्पीच। मीडिया का भी अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मीडिया को राइट है कुछ भी पब्लिश करने का।
इथिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाती है पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट इथिक्स में हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया क्या है? मीडिया रिस्ट्रेन इन पेंडिंग केसेस। पेंडिंग केसेस जो अभी तक जजमेंट उस पर नहीं आई है, द बेस्ट प्लेस टू आर्गूमेंट इज द कोर्ट, नॉट द मीडिया। मीडिया ट्रायल इज नॉट समथिंग न्यू। ये मीडिया ट्रायल डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स पे होती है, जो कि पब्लिक परसेप्शन सेंसेशनलाइजेशन ऑफ न्यूज़ पे बेस्ड होता है। जितना ज़्यादा न्यूज़ को सेंसलाइज करो उसको व्यू मिलता है, तो मीडिया ट्रायल। तो मीडिया कंस्टेंट, तो पेंडिंग पर आप मीडिया ट्रायल ना करें। इंटीग्रिटी, मीडिया का इंटीग्रिटी बनता है आप अपने जॉब के प्रति ऑनेस्टी की अवॉइड सेंसेशनलाइजेशन, सेंसेशनलाइजेशन करना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी, फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग करना है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट जुडिशियल प्रोसेस एंड रूल ऑफ लॉ। एंड इंपॉर्टेंट इसलिए होता है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट टू टू थ्री पॉइंट फ्रॉम दिस, हमें इस आर्टिकल से 2 से 3 पॉइंट यूज़ करना है। मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया ट्रायल, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल क्रेडिबिलिटी, प्रेशर। रिसेंटली देखा भी जाता है कि आर्टिकल लिखा जाता है मीडिया को, जुडिशरी को प्रेशराइज करने के लिए टू गिव जजमेंट इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द नाउ मनरेगा इज गोइंग टू चेंज इट्स नेम, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है मनरेगा से। मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी। मनरेगा की इंपॉर्टेंस है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये GS2 में गवर्नेंस एंड सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग एक सिलेबस है GS2 में, वर्किंग ऑफ द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GS2 में, वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। नेम चेंज होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट मनरेगा बिल सबसे पहले 2005 में हुआ आया था। उस समय इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जबकि महात्मा गांधी ऐड किया गया 2009 में। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि गारंटीज अप टू 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू every household, not every person, whose adult member volunteer to do unskilled manual work। इसको भी गवर्नमेंट 100 days को प्लानिंग कर रही है 125 days करने की। एवरी हाउस होल्ड को हर साल उसके एडल्ट मेंबर अगर मैनुअल वर्क करना चाहते हैं अनस्किल्ड, तो गारंटी ऑफ वर्क मिलता है। डिमांड ड्राइवन ऐप ये स्कीम है। राइट टू वर्क, वेज विथ इन 15 days वेज मिल जाता है। सोशल सिक्योरिटी नेट, जो भी गांव में जिसको कुछ नहीं है, कोई अनसर्टेन हैपनिंग हो गया, अनसर्कमस्टांसेस किसी के साथ हो गया, तो कम से कम मनरेगा है जहाँ पर वो काम करके अपना कुछ पैसा कमा सकता है। सोशल सिक्योरिटी नेट, रूरल एसेट क्रिएशन, रूरल में पॉन्ड्स क्रिएट करना, कोल्ड स्टोरेज क्रिएट करना, रोड को क्रिएट करना। तो एक रूरल एसेट क्रिएशन में मनरेगा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। वीमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो चुका है 50% से ज़्यादा, क्योंकि मेन माइग्रेट कर जाते हैं शहर में, तो गांव में बसते हैं वीमेन पुअर, तो वो कम से कम मनरेगा में काम करके अपना पैसा कमाते हैं। नेगेटिव कंसर्न क्या है? नोमेनक्लेचर ओवर द परफॉर्मेंस। यहाँ होना चाहिए था कि आउटकम रिपोर्ट कि आउटकम कितना आया, मनरेगा का अचीवमेंट क्या है, क्या अभी तक मनरेगा ने अचीव किया अपने गोल को, क्या अचीव कर पाया, कितना सक्सेसफुल है, ये होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कर रही है नेम चेंज। सेकेंड कंसर्न है लेट पेमेंट होता है, वो लेट पेमेंट होता है, पेमेंट बहुत ज़्यादा लेट होता है, करप्शन होता है। और लेट इसलिए होता है कभी कभी सेंटर रिलीज नहीं करता है स्टेट को पेमेंट, करप्शन का भी ये वन ऑफ द इशूज़ है। लॉन्ग टर्म फेल्योर ऑफ द स्टेट टू क्रिएट अ मीनिंगफुल जॉब। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया एंड USA का जो ट्रेड नेगोशिएशन हो रहा है ट्रेड डील पर, उसमें इंडिया का कहना है सबसे पहले कि ठीक है, आप ट्रेड डील बात करने से सबसे पहले आप ये करिए कि 25% जो टैरिफ है रशियन रिलेटेड, उसे आप हटाइए इमीडिएट, आप उसको रिलीज करिए। और हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट जो वॉलनट, आलमंड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स पे है उस पर हटा देंगे। इंडियन एक्सपोर्टर का कहना है, जो एक्सपोर्टर USA में एक्सपोर्ट करते हैं, वो अभी तक
अपनी नुकसान सहकर अपनी जो यूएस मार्केट में जो कस्टमर है उसको मेंटेन किए, उनको मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन अब नुकसान हो रही है। तो इंडियन का एक्सपोर्टर करना है कि आप बस 25% हटा लीजिए, नेक्स्ट 25% से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट 25% हम सह लेंगे, क्योंकि ग्लोबल ऐसे भी 90% ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएस पे जो टैरिफ है 90% ग्लोबल पे है। तो 25% कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बस ये 25% हटाने की बात कर रहा है एक्सपोर्टर, कि हम 25% सह लेंगे, आप 25% पैसा हटा लो, उसके बाद जितना देर तक ट्रेड निगोशिएशन करना हो करते रहिए। तो इंडिया का सबसे पहला फोकस है, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आप स्टार्ट करो, लेकिन सबसे पहले आप 25% एग्रीमेंट को रिमूव करो। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यू टू सेट अप द रशियन फ्रोजन एसेट्स डिस्पाइट हंगरी प्रोटेस्ट। जो रशियन का जो फ्रोजन एसेट्स को जो फ्रोजन किया था $247 बिलियन को, उसको लॉकअप कर लिया, डिस्पाइट दिस हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। द मनी वाज फ्रोजन अंडर द सेक्शन दैट यू इम्पोज ऑन रशिया। ये अब लॉकन कर लिया, पहले फ्रोजन सेक्शन था। लॉकन इसलिए किया कि हर 6 महीना पर एवरी 27 मेंबर कंट्रीज को अप्रूव करना पड़ता था उस सैंक्शन को। अब लॉक इन कर लिया, तो करने के बाद 6 मंथ का अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे आर्टिकल। डू लाइक शेयर